Hi, in this video I am going to explain you about biomechanics. बायोमैकेनिक्स बेसिकली साइंस की वो फील्ड है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी. तो बेसिकली बायोमैकेनिक्स में हम हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिक्स का वर्क हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं. बायोमैकेनिक्स पढ़ने से क्या बेनिफिट है? बेसिकली एज अ ट्रेनर अगर आपको बायोमैकेनिक्स के बारे में पता है तो आप बहुत सारी इंजरीज को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट अबाउट बायोमैकेनिक्स, इससे पहले आता है हमारे कुछ न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉज दिए थे जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन. मैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी. सो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो न्यूटन ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. सो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो ये बोलता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट then it tends to be at rest, and if a body is in motion then it tends to be in motion unless an external force is applied on it. मतलब कि अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है तो वो मूवमेंट ही करती रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे है तो वो रेस्टिंग स्टेट पे ही रहेगी जब तक कि हम बाहर से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. तो ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया. बेसिकली आपने देखा होगा जब हमें जिम में हमें डंबल उठाना होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हम कौन सा डंबल उठा सकते हैं? अगर हमारे पास एक लाइट वेट का है और एक हैवी वेट का है, हम जब तक उस पर एक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे जो कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, तब तक हम डंबल को लिफ्ट नहीं कर पाते. इसीलिए जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है वो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में बहुत इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपका कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, डंबल रेस्ट पे था, उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए आपने उस पर एक फोर्स लगाई, अपनी मस्कुलर फोर्स. सो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट कम्स योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. बेसिकली लॉ ऑफ एक्सेलरेशन स्टेट्स दैट force acting on an object is equal to the mass of object multiplied by the acceleration of the object in a particular direction. मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का जो एक्चुअल में हम उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो फोर्स जो होगी वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास मतलब उसके वेट के, और उसको हम वेट को मल्टीप्लाई करेंगे जिस एक्सेलरेशन से, मतलब जिस स्पीड से हम उस ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उससे. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप जिम में कोई डंबल लिफ्ट करते हो, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस डंबल पे कितना फोर्स लग रहा है. उसके लिए आप उसके मास को, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 kg का डंबल यूज़ किया है तो 5 kg को उस एक्सेलरेशन से, जिस स्पीड से आपने उस डंबल को लिफ्ट किया है, उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास फोर्स निकल के आएगा जो कि हमने उस डंबल पे लगाया होगा. लास्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ रिएक्शन. बेसिकली लॉ ऑफ रिएक्शन जो बोलता है, ये बोलता है दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. मतलब आप किसी चीज़ पे जितनी फोर्स लगाते हो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वापस आप पे लगाएगा. बेसिकली ये जो लॉ है हमारा, ये बहुत ज़्यादा रोल में आता है ड्यूरिंग प्लायोमेट्रिक्स. हम जब प्लायोमेट्रिक्स करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, उस ड्यूरेशन में हम जब ज़मीन पे एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं तो ज़मीन भी इक्वल फोर्स हमारी बॉडी पे लगाता है. अगर आपने देखा हो जो लोग रनिंग करते हैं उनके जो शूज़ होते हैं वो आगे से कुशनी शूज़ होते हैं, मतलब उनका जो सोल होता है वो बहुत ज़्यादा कुशन वाला होता है. इसका मेन रीज़न क्या है? जब आप फोर्स ज़मीन पे लगाते हो, आप रनिंग करते हो, आपका पैर ज़मीन पे जाता है तो आप ज़मीन पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, तो ज़मीन भी आपके पैर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, जिससे देयर माइट बी चांसेस कि आपके पैर में दर्द होने लग जाए. इसीलिए जो वो कुशन होता है, वो कुशन क्या करता है, उस एक्स्ट्रा फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि जब हम किसी को बोलते हैं रनिंग करने के लिए तो हम बोलते हैं कि हमें टोस पे रनिंग करनी होती है. हम पूरे पैर पे क्यों नहीं करते? बिकॉज जब हम टोस से रनिंग करते हैं तो हम छोटे अमाउंट से, मतलब हमारा जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं ज़मीन के ऊपर. इसीलिए जो हमारी अपोजिट फोर्स हमारे पैर पे लगती है वो भी कम लगती है. सो ये हमारा रोल में आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज मोशन. बेसिकली व्हाट इज मोशन?
मोशन इज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इन रिलेशन टू दी अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक चीज़ जब किसी और चीज़ के रेफरेंस से थोड़ा सा मूव करती है या अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ एक मोशन में है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मोशन हमें पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका रोटरी मोशन। रोटरी मोशन बेसिकली बोलता है कि आप किसी भी चीज़ को जब एक तरफ से फिक्स्ड पॉइंट से बांध देते हो, मतलब एक साइड से आपने उसको फिक्स्ड पॉइंट से बांध दिया, जैसे हमारा पेंडुलम होता है, एक तरफ से टाइड होता है और दूसरी तरफ से वो फ्रीली मूव करता है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं रोटरी मोशन। सेम हमारे जॉइंट्स के साथ, हमारे हैंड्स के साथ भी है। मतलब हमारा जो ये हैंड है ये हमारे एल्बो से बंधा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ से ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो ये हमारा हैंड रोटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन भी हम इसको बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी या कोई भी मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है, तो दैट इज नोन एज ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। आफ्टर दैट कम्स योर कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन बेसिकली वो मोशन होता है जब आप किसी भी बॉल को फेंकते हो तो जो उसने पाथ कवर किया है, जो कर्व वो बॉल बनाती है, उस मोशन को हम बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। लास्ट इज योर जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन के अंदर बेसिकली आपका रोटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन दोनों साथ में काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप साइकिलिंग करते हैं। आप स्ट्रेट रोड पे जब साइकिलिंग करते हो तो आपकी जो फुल बॉडी है वो लीनियर मोशन में होती है, लेकिन आपके जो लेग्स हैं, आप साइकिल के व्हील को रोटेट करते हो तो पेडलिंग करते टाइम हमारे जो लेग्स हैं वो रोटरी मोशन में वर्क करते हैं, एक तरफ से टाइड हैं, दूसरी तरफ से फ्री मूवमेंट करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है जनरल प्लेन मोशन का। नेक्स्ट इज योर फोर्स। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स, तो फोर्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी पुल और पुश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बेसिकली फोर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है आपकी मोटिव फोर्स और दूसरी होती है आपकी रेजिस्टिव फोर्स। मोटिव फोर्स वो वाली फोर्स होती है जो आपके किसी मोशन को होने में हेल्प करती है, स्पीड अप करती है डायरेक्शन बनाने में या मोशन के होने में। रेजिस्टिव फोर्स वो वाली फोर्स होती है जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है या उस मोशन को स्लो डाउन करती है या रोकती है। जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, जब आप बाइसेप कर्ल करते हो तो जिस टाइम आप डंबल को लिफ्ट करके मोशन में लेके आ रहे हो उस टाइम पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज मोटिव फोर्स। और जब आप उसको वापस नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी जब आप मूव कर रहे हो, तो आपकी रेजिस्टिव फोर्स वर्क करती है। बेसिकली जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं तो हमारा जो मसल का लेंथ है वो छोटा होता है अगेंस्ट ग्रेविटी में, और उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक फेज। उस टाइम पे आपकी मोटिव फोर्स वर्क करती है। जब आप टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करते हो उस फेज को हम बोलते हैं इसेंट्रिक फेज, और उस टाइम पे आपकी जो मसल की लेंथ है वो इंक्रीज होती है। अगर आपकी जो मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है कि मोटिव और रेजिस्टिव फोर्स दोनों इक्वल हैं, तो उस टाइम पे आपकी मसल ना तो लेंथन होती है ना शॉर्टन होती है। उस फेज को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आपने देखा भी होगा जब आप प्लैंक करते हैं, प्लैंक की ड्यूरेशन में आपकी मसल ना तो लंबी होती है ना छोटी होती है, बट उस पर एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है आपको, उसको हमने बोला आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके केस में आपकी जो रेजिस्टेंस वाली फोर्स है और आपकी जो मोटिव फोर्स है वो दोनों इक्वल होती हैं। अगर मैं बात करूं हमारे टाइम पीरियड की, तो जो हमारा कंसेंट्रिक फेज होता है वो हमेशा हमें 2 सेकेंड्स का रखना चाहिए, और जो हमारा इसेंट्रिक फेज होता है, जो हमारा टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करता है, उसका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 4 सेकेंड्स का। तो जो टोटल हमारी मूवमेंट होगी वो 6 सेकेंड की होगी, जिसमें से 2 सेकेंड्स कंसेंट्रिक फेज को हम देते हैं और 4 सेकेंड्स हम देते हैं इसेंट्रिक फेज को। नेक्स्ट कम्स आवर लिवर्स। बेसिकली लिवर्स जो है वो बायोमैकेनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज लिवर्स बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो मोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। लिवर्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सो लिवर्स आर दी रिजिड बार्स रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फलक्रम। मतलब एक आपकी रिजिड बार है जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड
फ्रीली रोटेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं लिवर। ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में जो हमारी बोन होती है वो उस रिजिड बार का काम करती है, और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो एक्सिस या फलक्रम का काम करते हैं। बेसिकली लिवर्स जो हैं उनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास लिवर जो होता है, आपको जब लिवर्स याद करने हैं तो आप 3 टर्म्स को हमेशा याद रख सकते हैं, F, L एंड E। F स्टैंड्स फॉर फलक्रम, L स्टैंड्स फॉर लोड, E स्टैंड्स फॉर एफर्ट। जब मैं बात करूंगी फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर की, तो फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर वो लिवर है जिसके अंदर योर F लाइज बिटवीन L एंड E, मतलब जो फलक्रम है वो बीच में होता है, लोड एंड एफर्ट आपके साइड में होते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर। फलक्रम जो आपका एक्सिस है दैट लाइज इन द सेंटर, लोड एंड एफर्ट लाइज इन द साइड्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप ट्राइसेप पुश डाउन एक्सरसाइज करते हैं। व्हेन यू आर डूइंग ट्राइसेप पुश डाउन, तो जो आपका फलक्रम है वो बीच में है, एल्बो जॉइंट। हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो सेंटर में है, जिसको हमने फलक्रम बोला। लोड हमारा हाथ में है, वेट, और जो हमारी मसल्स फोर्स लगा रही हैं वो हमारी साइड में है, मतलब हमारी ट्राइसेप की मसल्स। तो हमारी ट्राइसेप की मसल साइड में होगी, बीच में हमारा एक्सिस हो गया और इस तरफ हमारा लोड हो गया। इसीलिए एग्जाम्पल बना हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर का, जिसमें हमारा एक्सिस बीच में है, लोड एंड फलक्रम, लोड एंड जो आपका एफर्ट है वो साइड में है। नेक्स्ट कम्स योर सेकेंड क्लास ऑफ लिवर। सेकेंड क्लास ऑफ लिवर स्टेट्स दैट लोड लाइज बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, मतलब आपका फलक्रम एंड एफर्ट साइड में है और लोड सेंटर में है। इस लिवर के ऊपर ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं हैं। एक एग्जाम्पल इसका है हमारा काफ रेजेस। जब आप काफ रेजेस करते हो उस ड्यूरेशन पे हमारा, जब हम टिप टो पे होते हैं उस टाइम पे हमारा जो बॉल ऑफ फुट है वो एक्ट करता है एज अ फलक्रम, मतलब आपका एक्सिस का काम करता है। हमारी पूरी बॉडी का जो लोड है वो आपका वर्क करता है एज अ लोड, मतलब बॉडी वेट वर्क कर रहा है लोड की तरह, और जो हमारी गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स हैं वो एफर्ट लगा रही हैं। इसीलिए हमारा एफर्ट एंड फलक्रम साइड में है एंड बीच में लोड होता है। लास्ट एंड द फाइनल लिवर इज थर्ड क्लास ऑफ लिवर। थर्ड क्लास ऑफ लिवर बोलता है कि एफर्ट लाइज बिटवीन एक्सिस एंड योर लोड, मतलब जो आपका एफर्ट है वो बीच में है, फलक्रम एंड लोड साइड में है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं हमारी बॉडी के अंदर दूं तो जब हम बाइसेप कर्ल मूवमेंट करते हैं उस टाइम पे हमारा लोड आगे की तरफ होता है, हमारे हैंड में होता है जो हम वेट उठा रहे हैं, और जो हमारी मसल फोर्स लगाती है, मतलब हमारी जो मसल एफर्ट लगाती है वो लगाती है हमारी बाइसेप मसल। बाइसेप मसल का बेसिकली जो इंसर्शन होता है वो हमारा एल्बो जॉइंट क्रॉस करने के बाद होता है। एल्बो जॉइंट को क्रॉस करने के बाद हमारी बाइसेप मसल का इंसर्शन है, और कोई भी मसल जो फोर्स लगाती है वो अपने इंसर्शन पॉइंट से लगाती है। इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल बना कि हमारा इंसर्शन, या जिसे हमने बोला फोर्स और एफर्ट, वो सेंटर में है, लोड हमारा एक तरफ है और एक साइड में हमारा एक्सिस है। तो इस लिवर के अंदर बेसिकली हमारा जो एफर्ट है वो बीच में लाई कर रहा है, लोड एंड एक्सिस साइड में लाई कर रहे हैं। बाइसेप कर्ल इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास ऑफ लिवर। या इसके अलावा काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी थर्ड क्लास ऑफ लिवर पे बेस्ड हैं। हैमस्ट्रिंग कर्ल जब हम करते हैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर थर्ड क्लास ऑफ लिवर, क्योंकि जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनका भी इंसर्शन आपका नी जॉइंट को क्रॉस करने के बाद होता है। इसीलिए एफर्ट बीच में लाई करता है और जो आपका एक्सिस है वो साइड में होता है और लोड भी साइड में होता है। ये था हमारा बायोमैकेनिक्स एंड टाइप्स ऑफ लिवर। अगर आपको टाइप्स ऑफ लिवर्स के बारे में पता है तो आप बहुत सारी इंजरीज होने से प्रिवेंट कर